हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सर हम अच्छे हैं। सर आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ, बहुत बढ़िया हूँ। तो मुझे उम्मीद है अब तक आप जो पढ़ चुके हो वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, राइट। लास्ट क्लास को बहुत डिटेल में पढ़ा था क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। क्वेश्चन उसमें से आ भी जाता है। नेमो, डेट, क्वेट, नॉन, हैबिट। ठीक है, समझ में है ना बात? उससे ऊपर है ना, नोट्स में अगर आप जाएंगे तो उससे ऊपर मैंने कुछ एक दो छोटे मोटे हल्के फुल्के, है ना, बिल्कुल फुल फूल जैसे हल्के फुल्के टॉपिक छोड़ दिए थे। एक बार आज उसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, समझ में आई ना बात? बिना किसी टेंशन के। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का शानदार लेक्चर। तो देखिए आपके स्क्रीन पर क्या लिखा है। आपके स्क्रीन पर लिखा है जो आप अकाउंट्स में भी करते आए हैं, सेल और रिटर्न। हिंदी में पता क्या बोलते हैं? हिंदी में से बोलते हैं भैया पसंद ना आए ना, ठीक है, क्या बोलते हैं? पसंद ना आए तो पूरे पैसे वापस। ठीक है जी, पसंद ना आए तो पैसे वापस, राइट, ये हम बोलते हैं। हाँ सर, ये हमने सुना है। हमारे आसपास जो लोकल सेलर होते हैं ना, वो भी हमसे ऐसे ही ट्रीट करते हैं ताकि हम उनसे जुड़े रहें। वो हमें भरोसा देते हैं, सर आप ये सामान ले जाओ, आपको पसंद नहीं आया ना, गारंटी है मेरी, ठीक है, मुझे लौटा देना सामान, मैं खुला सामान ले लूंगा, यूज कर लो, थोड़ा सा खुला सामान ले लूंगा, पसंद नहीं आया ना आपको, मुझे लौटा देना, मैं पूरे पैसे लौटा दूंगा आपको। तो ये उनकी ट्रिक होती है सामान बेचने की भी और एक रिलेशन डेवलप करने की अपने कस्टमर के साथ। ऐसा हम मॉल में नहीं कर पाते, राइट। या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आप गए, मान लो रिलायंस मार्ट पे गए, है ना, बिग बाजार में गए, वहां से सामान लिया, फिर उसको खोल के यूज करने के बाद आपको पसंद ना आया तो उसको वापस थोड़ा मुश्किल होता है वापस करना। लेकिन लोकल सेलर जो होता है ना, वो भरोसा देता है, कहता है भैया भिजवा देना, आप भी मत आना, भिजवा देना, पसंद ना आए तो पूरे पैसे वापस। ये हमने अकाउंट्स में तो कराया एंट्रीज की। एक्चुअली में जहां से इसका जन्म हुआ, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, देखते हैं सेक्शन 24 उसके बारे में हमें क्या जानकारी देता है। और बहुत ही मजेदार टॉपिक है, झट से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सुनना ध्यान से क्या लिखा है। Goods sent on approval or sale or return basis means those goods are respect of which that buyer has the option to return or retain। लॉ में क्या लिखा है? लॉ में लिखा है बायर के पास ऑप्शन होता है या तो वो लौटा दे, है ना, सर वापस, आपको वापस, ठीक है, पैसे निकालो मेरे, या रिटेन, रिटेन मतलब अपने पास रख ले। अब भैया या तो सामान को रख लो या लौटा दो, कोई टेंशन वाली बात इसमें नहीं है। ठीक है, समझ में ना बात? अब मजेदार बात क्या आती है, ठीक है, ये नोट कर लेना, पसंद ना आए तो पैसे वापस। मजेदार बात ये आती है, क्या ऐसा हो सकता है, सुनना ध्यान से, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं उस सामान को लौटाने जाऊं तो सेलर ये बोल दे कि सर अब मैं वापस नहीं लूंगा, है ना, अब मैं इसको रिटर्न नहीं लूंगा, आपको पैसे नहीं लौटाऊंगा, आपको ये रखना पड़ेगा। क्या ऐसा हो सकता है? क्या कोई ऐसी कंडीशन हो सकती है कि सेलर ने आपको तो भेजा या बेचा सामान कि भाई सर ले जाओ, घर ले जाओ, पसंद ना आए तो वापस दे देना, लेकिन सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दी आपने कि वो वापस लौटा ही नहीं सकते, आप खुद भी नहीं लौटा सकते। ठीक है, तो देखो भाई कैसे हो सकता है ऐसा, ऐसा कैसे हो सकता है। अब मैं सामान लेके आया, मान लो ये लेके आया, अरे सर ठीक है, सामान लेके आया मैं, सेलर ने मुझे ये बेचा, खाने पीने का सामान था, कि सर ले जाओ पूरा पैकेट, ले जाओ पूरा पैकेट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घर में खाओ, बढ़िया लगे तो रख लेना, पैसे भिजवा देना, चाहे क्रेडिट पे भी ले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और पसंद ना आए ना ये तो पैकेट भिजवा देना, पैसे आपके लौटा दूंगा। ठीक है, अब घर पे ये सामान आया, राइट, घर पे सामान आया, मैंने सोचा खा के देख लेता हूं, भाई सामान है, तो मैंने ये खाया, गजब, मजा आ गया। ठीक है, अब मैंने ऐसा कहकर फोन किया किसको? सेलर को, और क्या बोला? अप्रूवल दे दी। ठीक है, और फोन करके बोल दिया भाई वो जो फैन भेजे थे ना, मजा ही आ गया उसे खा के, मतलब टेस्टी, मतलब मैं तो बिल्कुल खो गया, टेस्टी गजब था उसका। तो जज साहब ने क्या बोला? जैसे ही आपने,
ठीक है, जैसे ही आपने फोन कर या किसी भी तरीके से अप्रूवल को कम्युनिकेट कर दिया, एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट कर दिया सेलर को, तो वो सामान आपकी ओनरशिप में मान लिया जाएगा। ये बात समझ में आ चुकी होगी क्या लिखी है बात? या फिर मान लो मैंने क्या किया, फिर से, है ना, ये लिया पैकेट, राइट, मैंने खा के देखा, मजा सा नहीं आया, ठीक है, फिर मैंने मम्मी को बोला, मम्मी, हाँ बेटा, मम्मी जरा खा के देखना जरा फैन को, थोड़ा ठीक सा नहीं लग रहा ना? हाँ ठीक सा नहीं लग रहा। एक फैन मम्मी ने खा लिया, 2 गायब हो गए इसमें से, ठीक है। मम्मी ने कहा पापा को खिला, ठीक है, पापा ने भी खा लिया, हाँ सही कह रही हो, कुछ ठीक सा नहीं लग रहा। मम्मी ने बोला चल सामने चिंटू के पापा को खिला के आ, चिंटू की मम्मी को खिला के आ। चिंटू के घर में गए, 3-4 फैन चिंटू के खा लिए। अब भैया पूरे मोहल्ले में चिंटू के यहाँ आस पड़ोस में, है ना, फैन खिला दे। फिर सबने बोला हाँ कह तो सही रहे हो, कुछ सही सा नहीं लग रहा। तुमने कहा है ना मैं पहली बार तो खराब सा लग रहा है। फिर तुम नीचे का, ये जो होता है ना एंड में चूरा सा, समझ रहे हो ना बात? तो तुम ये नीचे का चूरा सा लेके कहाँ पहुंचे? दुकानदार के पास, भैया ये ले गए थे फैन, मजा नहीं आया, वापस ले लो। भैया मुझे नीचे पैसे निकालो मेरे, मुझे नहीं चाहिए, वापस ले लो। ले लेगा वापस? याद आ गया एग्जाम्पल? समोसा खरीदा, खराब सा लगा, बस एक मटर ले जा रहे हो अंदर की काली सी, भैया समोसे में खराब सा लग रहा है, मुझे मेरे पैसे दो वापस, मुझे समोसा पसंद नहीं आया। तो वो ले लेगा वापस मटर के चक्कर में? नहीं ना। तो जज साहब ने ये बोला उसकी ओनरशिप, इस पैकेट की ओनरशिप आपकी मान ली जाएगी व्हेन द एक्ट ऑफ एडॉप्शन इज डन। आपने कोई ऐसा एक्ट कर दिया जिससे ये प्रूव हो गया कि भाई अब ये आपका, ये अब आप लौटा नहीं सकते। जैसे सारा का सारा पैकेट में खा गया, या फिर मैंने ये पैकेट आगे किसी और को बेच दिया, मैंने खाया नहीं, मैंने बंद लिया, ठीक है, और खरीद के किसी और को बेच दिया। या फिर मैंने कोई सामान, गुड्स, अगर कोई कीमती सामान है ज्वेलरी जैसे, तो मैंने वो गुड्स, वो सामान सामने वाले को गिरवी रख दिया। तो मैंने कोई ऐसा काम किया कि आगे किसी को बेच दिया, आगे किसी को गिरवी रख दिया, तो हम इसे क्या बोलते हैं? बायर डज सम एक्ट ऑफ एडॉप्शन। कि बायर ने क्या किया है? एक ऐसा एक्ट किया है कि ये मान लिया जाएगा कि गुड्स उसकी ओनरशिप में अब जा चुके हैं, अब वो लौटा नहीं सकता सेलर को, ठीक है ना। अगली बात देखो, फोटो लगा रही कि सिर्फ व्रत आहार, अब होता भी ऐसा ही है। अब नवरात्रों के व्रत आते ना जैसे, तो नवरात्रि में मेरी मम्मी को दुकानदार ने बोला बहन जी ये व्रत का आहार ले जाओ, घर पे नमकीन बनाने की जरूरत नहीं है, ये व्रत वाली ही नमकीन है, व्रत वाली ही नमकीन है। आपके घर पे भी आती होगी व्रत वाली नमकीन, ठीक है। और साथ में ये बोला कि व्रत की नमकीन है, पसंद नहीं आया ना तो बहन जी, है ना, वापस कर देना, कोई टेंशन वाली बात नहीं, पूरे पैसे लौटा दूंगा मैं आपको। अब समय का चक्कर देखो, समय का। जज साहब ने क्या बोला? जज साहब ने बोला मान लो आपको ये व्रत की नमकीन पसंद नहीं आई, आप लौटाने पता कब जा रहे हो? आप लौटाने जा रहे हो नवरात्रों के बाद, 9वीं वाले दिन जब हलवा पूड़ी खा रहे होते हैं हम, है कि नहीं बात? हाँ, तब लौटाने जा रही मम्मी, आप लौटाने जा रहे हो तब। भैया व्रत वाली नमकीन थी, वो ले गया था ना मैं आपसे पहले नवरात्रि वाले दिन, आज से 7-8 दिन पहले, मजा नहीं आया, ले लो वापस। तो ले लेगा? बता ना, नहीं लेगा। क्यों? जज साहब ने क्या बोला? जज साहब ने बोला भाई साहब एक बात सुनो, जिस सामान को बेचा ही उस 8 दिन में जाता है, ये बोलकर कि ये व्रत वाली नमकीन है, व्रत आहार है, उसका टाइम आपने क्या किया? निकाल दिया, ठीक है। उसका रीजनेबल टाइम क्या है? उसका रीजनेबल टाइम 1 महीना नहीं है, उसका रीजनेबल टाइम क्या होता है? उस व्रत के दौरान, कि भैया अगर जब तक व्रत चल रहा है जब लौटा देना, तो रीजनेबल टाइम निकाल दिया ना। तो जज साहब ने क्या बोला? जज साहब ने बोला अगर कोई टाइम नहीं बताया था सेलर ने कि कब तक सामान लौटाना है, तो वो ओनरशिप में आ जाएगा, आपकी मम्मी की, आपकी ओनरशिप में मान लिया जाएगा जब उसका रीजनेबल टाइम एक्सपायर हो जाएगा। यानी कि 9वीं वाले दिन, ठीक है ना, जब व्रत खुलते हैं तो 9 दिन के बाद वो टाइम आपका एक्सपायर हो चुका है लौटाने का, और फिर वो आपको ही रखनी पड़ेगी व्रत की नमकीन, और सेलर को पैसे नहीं दिए तो पैसे देने पड़ेंगे, और दे दिए तो वो लौटाएगा नहीं। सर बात समझ में आ गई? और एक और बात, सीधी बात, नो बकवास। सेलर ने बोल दिया माता जी से कि माता जी आप आज ले जाओ सामान, आज पहला, है ना, व्रत है, आप ले जाओ, 2 दिन में अगर पसंद ना आए ना तो कल तक या परसों तक 2 दिन में सामान वापस करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपने वो टाइम निकाल दिया, 2 दिन निकाल दिए जो गिवन है, तो 2 दिन के बाद
वो सामान आपकी ओनरशिप में कहलाया जाएगा। आई होप चारों पॉइंट बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ चुके हैं। सर समझ गए, मजा ही आ गया। ये तो प्रैक्टिकली भी हम देखते ही हैं। एग्जाम्पल देख लो, ठीक है। पी क्या कह रहा है, पी क्या कह रहा है, पी 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 क्या बोलता है, देखो पी कह रहा है कि भाई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेके आया हूं, ठीक है। किस कंडीशन पे, खरीदेगा जब उसे वो पसंद आएगा, इफ ही लाइक्स इट, राइट। आफ्टर ए वीक ही इन्फॉर्म द शॉप दैट ही हैज एग्री टू बाय, कि भैया वो खरीदने के लिए तैयार है, उसे पसंद आया, ओनरशिप ट्रांसफर मान ली जाएगी व्हेन ही हैड डिसाइडेड टू परचेज द इंस्ट्रूमेंट एज हिज ओन, सेल और रिटर्न बेसिस पर। सिंपल सी बात सर, बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल था, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगला देखो बहुत ही मजेदार, ठीक है। क्या बात लिखी है ध्यान से देखेंगे आपकी स्क्रीन पर, राइट। अब तो बिल्कुल ऐसा लग रहा हो आपको सर बच्चों वाली चीजें हैं। तो एक्स ने ज्वेलरी दी वाई को सेल और रिटर्न बेसिस पर, कोई टाइम नहीं बताया है कि अब तो रिटर्न करना है, ठीक है ना। आपको बताना है अगर 3 शर्तें या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वाई प्लेज द गुड्स, वाई ने प्लेज मतलब गिरवी रख दिए जेड को। अब बताओ इसे हम क्या बोलेंगे, अभी तो बताया मैंने वो पैकेट गिरवी रख दिया। एक्ट ऑफ एडॉप्शन, क्या बोला गया इसे, एक्ट ऑफ एडॉप्शन। तो जज साहब ने क्या बोला, एक्स कैन रिकवर द प्राइस, पैसे निकाल भाई पैसे निकाल, बिकॉज ओनरशिप हैज बीन पास टू वाई एज इट इज द एक्ट ऑफ एडॉप्शन। वाई हैड एडॉप्टेड द ट्रांजेक्शन बाय प्लेजिंग द ज्वेलरी विद जेड, ठीक है ना। बट एक्स कैन नॉट रिकवर द ज्वेलरी, एक्स को ज्वेलरी नहीं मिलेगी, पैसे मिल जाएंगे, क्योंकि हमें मान लेंगे सेल और रिटर्न में ये बात सेल हो चुकी है एक्ट ऑफ एडॉप्शन वाले पॉइंट से। दूसरे को क्या लिखा है, इफ एक्स मेक्स इट क्लियर दैट गुड्स आर रिमेन द प्रॉपर्टी, रिमेन द प्रॉपर्टी, यानी एक्स कह रहा है भाई एक बात ध्यान रखना, बस चाहे जान चली जाए इस बात को मत भूल जाना कि गुड्स मेरी ही प्रॉपर्टी रहेंगे जब तक तुम मुझे पूरा पैसा नहीं दे दोगे, ठीक है। वाई ने क्या मजे ले लिए, वाई ने मजे ले लिए, जेड को फिर भी गिरवी रख दिया सामान। तो एक्स क्या करेगा, पैसे नहीं, इस बार कहेगा ज्वेलरी दिखाई भाई मेरी वापस, ज्वेलरी निकाल लो वापस। जज साहब ने कहा बिल्कुल मिलेगी आपको ज्वेलरी, बिकॉज प्लेज वॉज नॉट वैलिड। समझना ध्यान से, बहुत ही मजेदार केस है ना, चांद तारे लगा रहा हूं उसमें मैं, इसलिए प्लेज वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है, एज द ओनरशिप हैड नॉट येट ट्रांसफर्ड, ओनरशिप भी ट्रांसफर हुई नहीं है, क्योंकि ओनरशिप की शर्त क्या रखती थी, पैसा मिलेगा तब ओनरशिप जाएगी, ठीक है। आखिरी देखो, वाई नाइदर एक्सेप्ट नॉर रिजेक्ट, सुनना ध्यान से, वाई ने ना हां बोली ना वाई ने ना बोली। सर फिर क्या हुआ, फिर हुआ ये, 1 महीने के बाद या 1 महीने में अब बर्गली टेक प्लेस इन वाई हाउस एंड द ज्वेलरी इज स्टोलन, यानी दुर्घटना हुई और ज्वेलरी चोरी हो गई। अब तुम्हारे हिसाब से क्या लगता है, अब पैसे मिलेंगे एक्स को या नहीं मिलेंगे? तो जज साहब ने क्या बोला कि भाई ज्वेलरी चोरी हो गई, तो आप क्या करोगे, प्राइस के लिए स्यू कर दो। क्यों 1 महीना तुम भाई सामान ले गए और 1 महीने तक सोच ही रहे हो। तो जज साहब ने बोला भाई रीजनेबल टाइम टू रिजेक्ट एक्सपायर। तो देखो अब क्या होता है, रीजनेबल टाइम क्या है, ये तो हम कई बार पढ़ चुके हैं। रीजनेबल टाइम होता है मैटर ऑफ फैक्ट। किसी केस में रीजनेबल टाइम 1 दिन भी होता है, कुछ घंटे भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको रेस्टोरेंट वाला एग्जांपल दिया, अगर आपने ऑर्डर दिया खाने का तो आपके लिए रीजनेबल टाइम ज्यादा आधा घंटा होगा, है कि नहीं बात। तो रीजनेबल टाइम मैटर ऑफ फैक्ट है, क्योंकि केस ही ऐसा है। तो जज साहब ने क्या बोला, 1 महीना ज्वेलरी केस में बहुत होता है सोचने के लिए। तो रीजनेबल टाइम टू रिजेक्ट हैज एक्सपायर्ड, एज सच द ओनरशिप हैज ट्रांसफर्ड टू वाई। तो हम ये मान लेंगे ओनरशिप किसके पास चलेगी, वाई के पास चलेगी, क्योंकि रीजनेबल टाइम जा चुका है। ठीक है जी बात, सर समझ गए, बहुत ही शानदार एग्जाम्पल था। तो ये था आपका सेक्शन 24 सेल और रिटर्न बेसिस। डिस्पोजल हम पढ़ चुके हैं पहले ही। अब देखो अगली मजेदार बात और बहुत ही टुच्ची सी छोटी सी बात, 2 लोग हमेशा साथ रहेंगे, ठीक है। उस डायलॉग की तरह 2 जिस्म 1 जान, राइट। और क्या गाना गाएंगे, तू जहां मैं वहां, या हम साथ साथ हैं। और इस बार तो कमाल ही कर दिया मैंने, आपको ये गाना लिख के दे दिया, हम साथ साथ हैं, राइट। तो 2 लोग हमेशा साथ साथ माने जाएंगे, 2 जिस्म 1 जान की तरह। और वो 2 लोग कौन है,
ओनरशिप और ओनरशिप के लॉस का रिस्क। तो दो लोग साथ रहेंगे, कौन? रिस्क फॉलो, देखो खतरा ही बना रखा है मैंने, इसलिए क्या बात याद रखेंगे, रिस्क फॉलो ओनरशिप। जो रिस्क है वो ओनरशिप को फॉलो करता है, बिल्कुल सलमान खान के गाने की तरह, तू चल मैं आई, है कि नहीं बात, तू चल मैं आई, समझ में आई बात। तो बस रिस्क यही कह रहा है कि भाई तू चल मैं आई, यानी जहां जहां ओनरशिप है वहां वहां रिस्क है। और इस बात को मैंने तुम्हें पता क्या समझाया था, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये बात लिख लेना, उस दिन भी लिखवाई थी मैंने ये बात, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये बात साफ साफ लिखेंगे। ठीक है सर, इसका मतलब ये हुआ जिसकी ओनरशिप उसी का रिस्क। राइट, अगले खतरे की बात, रिस्क और ओनरशिप गोज टुगेदर, ये भी आपने पढ़ लिया, यानी रिस्क और ओनरशिप हम साथ साथ है। दिस इज जनरल रूल implies that owner of the goods shall bear the loss and not the person who merely has the possession, यानी जो उस सामान का मालिक होगा उसे ही लॉस झेलना है, जो मालिक नहीं है सिर्फ उसने गुड्स को ऐसा कस्टडी में रख रखा है या वैसे ही है ना ले रखा है, तो उसे लॉस नहीं झेलना, क्योंकि उसकी सिर्फ पोजीशन उसके पास है ना। बिल्कुल बेसिक सी बच्चों वाली बातें हैं। देखो क्या लिखी है बात, है ना, बताने की जरूरत नहीं है सर, अब तो बेइज्जती ऐसी बातें पढ़ना। ओनरशिप नॉट बीन ट्रांसफर टू बायर, ओनरशिप बायर के पास गई ही नहीं है, किसका रिस्क होगा? सेलर का, लिखिए बात। दूसरी बात, ओनरशिप ट्रांसफर टू बायर, ओनरशिप ट्रांसफर बायर को ट्रांसफर कर दी गई है, तो रिस्क किसका होगा? बायर का, ठीक है ना, राइट। अब ये बात बिल्कुल इमैटेरियल है कि वेदर डिलीवरी हैज बीन मेड और नॉट, कि आपके पास सामान पहुंच चुका है नहीं पहुंच चुका, इसका मतलब नहीं है। ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है, ठीक है ना, तो फिर वही लॉस झेलेगा जिसकी ओनरशिप में है। इसलिए हमने रूल्स ऑफ ओनरशिप पहले पढ़ लिए थे, याद आ गया? रूल्स ऑफ ओनरशिप सेक्शन 19, 20, 21, 22, इसलिए हमने पहले पढ़े थे। तो समझ गए? एग्जाम्पल देख लो, ए ने कार बेची बी को 5 लाख में, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई इमीडिएटली, यानी कि उसका कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कार क्या है? कार वो गुड्स है स्पेसिफिक नजर के सामने जिगर के पास, ठीक है ना, और उसका कॉन्ट्रैक्ट हो गया क्योंकि वो डिलीवरेबल स्टेट में भी है। डिलीवरी देने से पहले कार डिस्ट्रॉय हो गई, मान लो शोरूम में आग लग गई, वी कैन से दैट रिस्क ऑफ लॉस विल बी बोर्न बाय द बी एज ही इज द ओनर ऑफ द कार एट द टाइम ऑफ लॉस। ओनर ऑफ द कार बी माना गया, सर कोई दिक्कत नहीं है। अ बिड ऑफ एन एंटीक पेंटिंग, बिडिंग यानी कि बिड मतलब बोली, ऑक्शन चल रहा था, आपने बोली लगाई सामान की, पेंटिंग की। आफ्टर द बिड व्हेन द ऑक्शनर स्ट्रक हिज हैमर टू सिग्निफाई द एक्सेप्टेंस, और आपने देखा होगा बिडिंग में क्या होता है, 1,01,000, 1,02,000, 1,03,000 टैसिट कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ाया था मैंने, आपको वीडियो भी दिखाई थी। हाँ सर याद आ गई बात। हिट द एंटिक विद गेट द डैमेजेस, उसने 30 हथौड़ा जब मार रहा था तो उसने एंटिक पे मार दिया, ठीक है। लॉस विल हैव टू बी बोर्न बाय द सेलर, तो क्या बायर उसका लॉस झेलेगा? आप उसका लॉस झेलोगे अगर आप बायर हो तो? अभी तो तीसरा हथौड़ा पड़ा ही नहीं था, तीसरे हथौड़े के बाद ही तो वो आपका माना जाता, तो इसका मतलब सेलर झेलेगा, बिकॉज ओनरशिप ऑफ गुड हैज नॉट येट पास्ड फ्रॉम सेलर टू बायर। आई होप समझ चुके होंगे जबरदस्त एग्जाम्पल्स को, है ना, बच्चों वाली बातें थी। मजेदार बात असली अब है, अब ठीक है। अब समझना बात मैं तुमसे क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से। अगर ऐसा कहा जाए कि जिसकी लाठी उसकी भैंस नहीं, लाठी किसी और की और भैंस किसी और की, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस नहीं है, यानी कि इसका मतलब जिसकी ओनरशिप है उसका रिस्क ना हो। ये सर क्या बोल दिया, सर चक्कर आ जाएगा मेरा, मैं चक्कर खा के गिर जाऊंगा, क्या बोल दिया सर ये? अभी तक तो यही पढ़ते आ रहे हैं, जिसकी ओनरशिप है उसी का रिस्क है। और अब क्या करें बच्चों, यही तो लॉ है, लॉ को यही तो है ना क्षमता होनी चाहिए समझने की। ओनरशिप मेरी, लॉस आपका, या फिर ओनरशिप आपकी, लॉस मेरा। सर ऐसा कैसे? ठीक है, ऐसा पता कैसे?
जज साहब ने बोला बहुत सिंपल सी बात है, कई बार आप ऐसी ट्रांजैक्शन करते भी हैं। अच्छा ये बताओ, एक आपके घर में ये ट्रांजैक्शन, आपने टाटा स्काई लगवाया, टाटा स्काई, डिश टीवी है ना, राइट, एयरटेल, किसी का भी, मान लो चलो टाटा स्काई की बात करते हैं, इसको लगा डाला तो लाइव जिंगल आला, ठीक है। टाटा स्काई के आप एक शॉप पे गए, वहां पर टाटा स्काई की जो है ना छतरी कहते थे, चलो छतरी होती है, वो बिल्कुल डिलीवरेबल स्टेट में रखी है। सर आपके यहाँ मैं ये लगाऊंगा ये, राइट, पैसे भी आपने उसे वहीं दे दिए, सर पैसे दे दो, बिल भी बन गया, बिल भी बन गया, पैसे भी आपने दे दिए। इसका मतलब एक गुड्स जो डिलीवरेबल स्टेट में है उसके आपने कॉन्टेक्ट कर लिया तो ओनरशिप आपके पास चलेगी। लेकिन आपने पता क्या बोला, आपने बोला भाई मैं इसका रिस्क, इसको अगर कोई दिक्कत हुई, इसको नुकसान हुआ या ये नहीं चला, इसका रिस्क मैं नहीं लूंगा, पैसे भले ही दे रहा हूं बट रिस्क इज नॉट माइन। भैया मेरा रिस्क नहीं माना जाएगा, साफ साफ शब्दों में पहले ही बोल रहा हूं, बेचना है तो बेच दो, नहीं बेचना तो नहीं लूंगा मैं तुमसे। मैं तो भैया तभी इसका रिस्क अपने ऊपर लूंगा जब टाटा स्काई मेरे घर पे लग जाएगा, टीवी बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा होगा, चैनल वगैरह सब आ रहे होंगे, जब तुम मुझे बिल्कुल तसल्ली कर दोगे, इंस्टॉल कर दोगे, इंस्टॉल, मैं तब तक अपना मानूंगा ही नहीं रिस्क। पता लगा टाटा स्काई वालों ने आपकी इस शर्त को बड़ा बड़ा यस लिख दिया, सर कोई दिक्कत नहीं है, हम तैयार हैं इस चीज के लिए, आप खरीद लो, सामान आपका, ओनरशिप आपकी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, रिस्क हमारा जब तक आपके घर में ये चालू नहीं हो जाता। तो जज साहब ने से पता क्या बोला, जज साहब ने बोला एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी। आपने, कॉन्ट्रेरी मतलब विपरीत, यानी कि रिवर्स, आप खुद एग्रीमेंट ही क्या कर रहे हो, उल्टा कर रहे हो, रिवर्स कर रहे हो, कॉन्ट्रेरी कर रहे हो, विपरीत एग्रीमेंट कर रहे हो। यानी आप कह रहे हो खुद लिख कर कि ओनरशिप मेरी है टाटा स्काई की, दिक्कत नहीं है मुझे, रिस्क मैं नहीं लूंगा। तो जब हमने कहा दो लोग आपस में ही ऐसा गठबंधन कर रहे हैं, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो करने दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मत लो भाई रिस्क। तुम अब टाटा स्काई वाले आप रिस्क लेना चाहते हो तो आप ले लो भाई इसका रिस्क। जज साहब ने कहा नो इश्यूज, नो इश्यूज, ठीक है। देखो यही बात लिखी एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगी और बढ़िया तरीके से, वैसे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको दे चुका हूं, ठीक है। केस पढ़ लेते हैं, चंपालाल वर्सेस सीपी शाह। एक्स ने गुड्स बेचे वाई को, किस शर्त पर, गुड्स भाई ट्रेन से भेजूंगा, रेलगाड़ी, लेकिन जब गुड्स सामान ट्रेन में होगा और रास्ते में होगा, रास्ते में ट्रेन जल गई, सामान खराब हो गया, ठीक है ना, राइट, बट दे शैल बी एट द रिस्क ऑफ बायर। भैया वो तुम्हें झेलना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर बायर ने इसको हाँ कर दिया, राइट, ओनरशिप किसकी है, सेलर की, लेकिन बायर कह रहा है मैं रिस्क झेलूंगा। ड्यूरिंग द ट्रांजिट, बहुत ध्यान से पढ़ना, ड्यूरिंग द ट्रांजिट गुड्स वर डिस्ट्रॉयड बाय एक्सीडेंट, ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, गुड्स खराब हो गए, मालगाड़ी से गुड्स जा रहे थे, वाई विल हैव टू बियर द लॉस, ऑल्दो द ओनरशिप इज विद एक्स, चाहे ओनरशिप एक्स के पास ही क्यों ना हो, बायर वाई उसका लॉस झेलेगा, क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ही ये किया है। सर ये तो जबरदस्त बात थी, मजा आ गया ना, राइट। एक केस क्या बना, एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी, आपने विपरीत कॉन्ट्रैक्ट किया है तो रिस्क मेरा, ओनरशिप आपकी, या ओनरशिप मेरी, रिस्क आपका, ठीक है। सेकंड केस, सिर्फ दो ही केसेस में, टेंशन वाली बात नहीं है। दूसरा एक्सेप्शन, जिसकी लाठी उसकी भैंस का, दूसरा एक्सेप्शन डिले डिलीवरी, राइट। अगर याद आ रहा हो तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, शादी हो रही है, जयमाला वाला जयमाला लेके आया, कब, सुबह विदाई के टाइम पे, जिसे मैंने बताया था क्राइंग सेरेमनी, हाँ सर याद आ गया, वो सिस्टर की शादी थी, है ना, दीदी की, ठीक है, क्राइंग सेरेमनी बताया था भाई, रोने वाले टाइम पे। अब बताओ विदाई के टाइम पे जयमाला वाला क्या लेके आया, जयमाला लेके आया, आप उसे एक्सेप्ट कर लोगे, नहीं ना, ये तो कॉन्ट्रैक्ट की नजरों से पढ़ा। सेल्स ऑफ गुड्स, देखो इसमें क्या बोलता है, सेल्स ऑफ गुड्स कहता है कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, ठीक है, राइट, ओनरशिप पास हो चुकी है,
यानी कि आपने जयमाला बुक कर दी, उसने बिल भी बना दिया, ठीक है ना, राइट, डिलीवरेबल स्टेट में भी थी, समझ में ना बात। आप उसके ओनर बन गए, फिर उससे बोला कि भाई मैं ओनर हूं, एक काम कर, बस यार अब मैं ले जाता हूं, अच्छे नहीं लूंगा, तू बस पहुंचा दियो वेन्यू पर। जयमाला वाला लेट आया, ठीक है, तो किसकी गलती हुई? सेलर की। जयमाला वाला सेलर की गलती हुई। तो जज साहब ने क्या बोला? वे द डिलीवरी हैज बीन डिलेड, यानी जिसने भी देर से सामान पहुंचाया है, और जब सामान पहुंचाया तो उसकी वहां पे रेलिवेंसी खत्म हो चुकी थी। समझ में ना बात, उसकी वहां पे रेलिवेंसी ही खत्म हो चुकी थी सामान की। दो द फॉल्ट ऑफ द बायर और सेलर, थ्रू द फॉल्ट ऑफ द बायर और सेलर, यानी जिसने डिले किया, चाहे बायर ने डिले किया, सेलर ने डिले किया हो, जिसने डिले किया वो लॉस झेलेगा। तो हमारे केस में जयमाला वाला कौन हो गया? सर हमारे केस में जयमाला वाला हो गया सेलर। तो भैया यहां पे कौन लॉस झेलेगा? सेलर लॉस झेलेगा, ठीक है। समझ में ना बात। सर बायर के केस में कैसा हो सकता है? बायर के केस में सुनो, ये बताओ, क्या ये समझ में आ गई ना बात? तो इसको नोट कर लेंगे ध्यान से। तुमने कभी जूस पिया है? जूस? सर वैसी बात है, पूछ पूछ के सर ऐसे दिल दुखा रहे हो हमारा। मैं जूस टेट्रा पैक वाला नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं जो नॉर्मली दुकान पे जाके हम पीते हैं, वो जूसर से निकालता है, फिर जूस गिलास में भर के देता आपको, तभी कभी फ्रेश जूस। आपने कहा हाँ सर पिया है, बहुत बार पिया है। अब तुम है ना मासूम से बालक जूस वाले की दुकान पे गए, जूस वाले से बोला भैया, जी भैया बताओ भैया एक बड़ा गिलास जूस निकाल दो, जो सबसे मैक्सिमम आपके पास गिलास है, ठीक है ना। गिलास भी उनके पास ऐसे होते हैं, मग टाइप के बड़े बड़े, है ना, और बिल्कुल झाग ऊपर तक भर देना सर, राइट, और बढ़िया सा करके मजेदार जूस निकाल दो। तो उसने जूस निकाल दिया, ठीक है। जैसे जूस निकाला, आपके सामने रखा, आपकी कॉल आ गई, ठीक है। अरे भैया बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है, 2 मिनट में आ रहा हूँ। कह रहा भैया जूस निकाल दिया, जूस निकल गया, ठीक है, प्लीज यार पी लो, फिर देखो एक बेकार हो जाएगा, प्लीज पी लो, जूस निकल। अरे भैया आ रहा हूं 2 मिनट लगेंगे, बस आ रहा हूं। आप चले गए, आप जूस वाले के पास आए, है ना, 5 घंटे के बाद, रात हो गई, सीधा शाम को रात को आए, दिन का जूस, वो भी होशियार था, उसने भी कहीं नहीं करा जूस ऐसे का एज इट इज उसने रख रखा था। अब कह रहे भैया वो जूस बोला था ना, है ना, वो तो खराब हो गया, वो एक काम करो नया निकाल दो यार, नया निकाल देना बड़ा गिलास। वो कह रहा नहीं सर खराब नहीं हो, ये रखा। तुम कह रहे हो ये क्या तरीका यार, है एक अच्छे दुकानदारों कैसी बात कर रहे हो यार, ये तो खराब हो गया ना, नया निकालो, इसकी कोई रेलिवेंसी नहीं है। वो कह रहा है सर इसके पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। अब बताओ जूस किसके पास है? जूस अभी भी सेलर के पास है, ठीक है ना, वो निकाल के बस रखा ही था, राइट। मान लो सेलर की ही ओनरशिप में है, तो सेलर की ओनरशिप में है, डिले किसने किया? डिले किसने किया? सेलर की ओनरशिप में है, ग्राहक खुद उसको डिले करके बैठा है, 4-4 5-5 घंटे बाद कह रहा था, जज साहब ने बोला सेलर इसका लॉस नहीं झेलेगा, राइट। बायर इज इन फॉल्ट एंड बियर द लॉस। तो आपको उसके पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि वो जूस आपकी वजह से खराब हुआ है, आपने ही उसको पीने में या लेने में डिले किया है। केस भी देखो यही आया जो मैंने समझा ना, वही केस है। एक्स कॉन्ट्रैक्टेड 100 टन ऑफ एप्पल जूस, ठीक है जी बात, वही बात, उसने निकाल दिया जूस और भर भी दिए और रेडी टू डिलीवर भी है, ठीक है। वाई टुक द डिलीवरी ऑफ पार्ट, कुछ तो उसने ले लिए, चलो ठीक है, जैसे 100 थे तो उसने 50, ठीक है, टन तो ले लिए, बट मेड डिफॉल्ट द रिमेनिंग जूस, बाकी उसने डिलीवरी नहीं ली। तो किसकी गलती, किसने डिले करी है? ठीक है, किसने? वाई ने डिले किया ना, तो जूस खराब हो गए, वाई विल हैव टू बियर द लॉस, ठीक है ना। डेम्पी हेमिल्टन कैन कंपनी लिमिटेड वर्सेस बायटन। आइयो बात आपको समझ में आ चुकी होगी। जिसकी लाठी उसकी भैंस के सिर्फ 2 एक्सेप्शन बने, पहला एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी, और दूसरा डिले डिलीवरी, चाहे डिलीवरी किसी ने भी, है ना, डिले करवाई हो। इट शुड हाउएवर बी रिमेंबर्ड दैट general rules shall not affect the duties and liability of the seller or buyer as the bailey of the goods even when the risk has passed। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? देखो बहुत ही सिंपल सी बात है,
अगर ओनरशिप पास हो गई, यानी इन दो केस में नहीं, जैसे पहले वाले केस में जिसकी लाठी उसकी भैंस में, अगर ओनरशिप पास हो गई, ठीक है, राइट, और गुड्स आपके पास है, ठीक है ना, ओनरशिप तो मैंने दे दी किसी और को, बिल बना दिया, उसके सामान भी उसके पास हो गया, लेकिन वो कह रहे सर अभी आ रहा हूं बस, ठीक है ना, राइट, ओनरशिप आपके पास है और बिल बन चुका है, ठीक है, तब भी आपका रिस्क ना हो, लेकिन फिर भी आप एक मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, एक आम आदमी, एक सभ्य आदमी की तरह उन गुड्स की टेक केयर करेंगे। आपको क्या माना जाएगा? ठीक है, बेली माना जाएगा, इवन व्हेन द रिस्क पास, चाहे सामने वाले के पास ओनरशिप भी चली गई और ओनरशिप के जाते रिस्क भी चला गया, लेकिन अगर गुड्स आपकी कस्टडी में है तो भाई मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस की तरह उसकी टेक केयर करनी है, राइट, आपको बेली की तरह मान लिया जाएगा। ये नहीं कि उसे फेंक दिया, है ना, प्रॉपर टेक केयर, बेली की ड्यूटी आपको निभानी है, ठीक है ना। सर समझ में आ गई बात? बहुत आसान सी बातें थी, राइट, ये हमने पढ़ ही लिया था, ठीक है। अब अगली मजेदार बात पे चलते हैं, गुड्स के ही बारे में, कि गुड्स की डिलीवरी, देख रहे हो ना जैसे पिक लग रही है, गुड्स की डिलीवरी कब मानी जाती है कि सामान सामने वाले के पास डिलीवर कर दिया गया। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, बहुत आसान सा, ठीक है। एक जो हमेशा से होता आया है, एक जो हमेशा से होता आया है वो, ठीक है, ताना ना नानी पिज्जा आए नहीं। अब आपने कहा पिज्जा आएगा, पिज्जा खाएंगे, तो पिज्जा की डिलीवरी आपको कब मानी जाएगी? जब एक्चुअली में पिज्जा वाला आकर आपके हाथ में पिज्जा दे चुका होगा, राइट, तो क्या माना जाएगा? गुड्स इज डिलीवर्ड टू यू, आपको गुड्स डिलीवर कर दिए गए हैं। समझ में आई ना बात? पैसे चाहे आपने पहले एडवांस दे दिए चाहे बाद में दे रहे हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। इसे क्या बोलते हैं? एक्चुअल डिलीवरी। जब सामान उठाकर, जो आपके पास सामान है, याद आ गया ना, जो आपके पास ये सामान है, आपने सामान उठाकर सामने वाले को दे दिया, सामने वाले के हाथ में दे दिया, ठीक है, गिर जाता अभी, है ना, हाथ में दे दिया, तो इसे क्या मानेंगे? एक्चुअल डिलीवरी। फिर अगर ये मेरे हाथ से छूट जाए, ठीक है, और टूट जाए, किसका लॉस होगा? मेरा लॉस होगा, क्योंकि अगर मेरी ओनरशिप में है तो मुझसे वो सामान खराब हो गया। तो फिलहाल डिलीवरी की अगर बात करें तो इसे हम क्या बोलेंगे? एक्चुअल डिलीवरी। समझ में ना बात? देखो यही बात लिखी है, when goods are physically handed over. For example, X sell 100 bags of wheat lying at Z warehouse. X ने Z को ऑर्डर दिया, भाई Y को क्या कर दो? 100 बैग पहुंचा दो। Y ने डिलीवर कर दिए 100 के 100 बैग, एक्चुअली में उसके गोडाउन में दे दिए, उसके पास दे दिए, उसकी आंखों के सामने रख दिया, सर ये रहे आपके 100 बैग। इसे हम क्या बोलेंगे? एक्चुअल डिलीवरी। यानी एक्चुअल डिलीवरी का मतलब वो जो सामान है ना, सामान फिजिकली आपके पास आ जाना चाहिए, टेंशन खत्म। सर समझ गए? तो बच्चों वाली बात थी। अब मान लो भैया मैंने कार बुक करी, कार बुक करी, राइट। अब कार जो होती है तो खिलौना हो गया, टॉय हो गया ना। अब बताओ, कार वाले कंपनी वाले क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं सर आपको ये सामान डिलीवर करना है, ठीक है, राइट। क्रेन मंगा ली, क्रेन आई, क्रेन ने कार उठाई और मुझे बोला सर हाथ फैला लो, बाहें फैला लो अपनी, सर आपके ऊपर, आपके हाथों में कार दे देंगे आज हम। मैं बाहें फैला के खड़ा हूं, कार मेरे ऊपर, मरवाओगे क्या? मैं बच्चे की जान लोगे? क्या कह रहे हो ये? तो बताओ, ये कार जिसे एक्चुअली में फिजिकली डिलीवर किया ही नहीं जा सकता, ये तो खिलौना है, खिलौने को तो कर दोगे, लेकिन जिसे एक्चुअली में फिजिकली डिलीवर किया ही नहीं जा सकता, फिजिकली डिलीवर किया ही नहीं जा सकता, फिर कैसे मानूं कि इसकी डिलीवरी मेरे पास हो गई? दस्ता ने पता क्या बोला? एक ऐसी चीज ट्रांसफर करो जिससे दुनिया ये मान ले कि भाई सामान आपका हो गया। तो सबने कहा अगर आपको इसकी चाबी मिल गई, दिख गई चाबी, अगर आपको इसकी चाबी मिल गई, ठीक है, समझ में ना बात? चाबी लगाई, स्टार्ट कर दी, समझ में ना बात? तो इसका मतलब इस कार की चाबी आपके पास आ चुकी है, तो आपको ये कार डिलीवर मानी जाएगी। अब कहीं भी कार खड़ी हो, ठीक है, आपके पास चाबी है, आप ही चला के ले जा सकते हो, कोई और चला के नहीं ले जा सकता। इसे पता क्या बोला? दिस इज द सिंबल ऑफ ओनरशिप, दिस इज द सिंबल ऑफ ओनरशिप, इसलिए इसे क्या बोला गया? सिंबॉलिक डिलीवरी।
दिस इज द सिंबल ऑफ ओनरशिप, दिस इज द सिंबल ऑफ ओनरशिप, इसलिए क्या बोला गया, सिंबॉलिक डिलीवरी। तुम्हें नींद आ रही है, तुम सोने वाले हो, सो मत जाना बिल्कुल भी, बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट चल रहा है, ठीक है। सर नींद आती नहीं कभी, है ना, लॉ तो मजेदार लगता है हमें, तो ये क्या माना गया, सिंबॉलिक डिलीवरी, ठीक है जी बात। तो देखो क्या लिखी है बात, अब आप समझ चुके हो बिना किसी टेंशन के। इट मीन्स डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय गिविंग सम सिंबल, सिंबल क्या है, सिंबल क्या है, चाबी, ठीक है ना। द सिंबल और टोकन ऑफ गुड्स इज डीम्ड टू बी डिलीवर्ड ऑफ गुड्स टू द बायर, तो माना जाएगा कि वो सामान बायर के पास पहुंच चुका है, बच्चों वाली बातें हैं। नॉर्मली दिस टाइप ऑफ डिलीवरी इज डन व्हेन गुड्स आर हैवी और बल्की, कार जैसे मैंने दिखाई, ठीक है ना। जो एक्चुअली यानी कि फिजिकल डिलीवरी जिसकी पॉसिबल नहीं है, सिर्फ वही, गुड्स आर नॉट फिजिकली हैंडेड ओवर टू द बाय द सेलर टू बायर, गुड्स फिजिकली हैंडेड ओवर हो ही नहीं सकता। हो गया एग्जांपल, ठीक है, ठीक है सर, समझ गए, है ना। ऐसी बातें अब बच्चों जैसी रह गई हैं। दूसरा देखो, एशियन गुड्स टू रेलवे कैरेज, ट्रेन से सामान जा रहा है अहमदाबाद से मुंबई, अहमदाबाद से केम छो, मजा माछो, हाँ सर। एक्स हैंडेड ओवर द रेलवे रिसिप्ट टू बी इमीडिएटली, ठीक है ना, यानी कि एक्स ने बी को सामान नहीं दिया, रेलवे रिसिप्ट दे दी, यानी उसका वो पेपर दे दिया जिससे पता लगता है सामान किसका होगा, तो क्या माना जाएगा, इट इज टर्म्ड एज सिंबॉलिक डिलीवरी। पेपर देना ही, रेलवे रिसिप्ट देना क्या माना जाएगा, सिंबल, कि आपने उस सामान की डिलीवरी, उस सामान का पोजीशन किसको दे दिया, बी को दे दिया। आगे बात समझ में आ चुकी। तीसरे किट्टू, अगर किट्टू ने देखना क्या किया, सोल्ड ऑल शुगर इन हिज गोडाउन टू गिट्टू, सामान गोडाउन में रखा था, ठीक है, और कहते भाई आज के बाद मेरी सारी चीनी तेरी, ठीक है। किट्टू ने गोडाउन की चाबी, गोडाउन की चाबी गिट्टू को दे दी। अब ये चाबी दे दी तो सामान उसका हो गया, सिंबॉलिक डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी। बच्चों वाली बात है कि नहीं सर, बिल्कुल बच्चों वाली बात है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है सर, समझ में आ चुकी है। अच्छा अगली बात देखो, अगली बात मुझे बताओ, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, आपने मान लो अमेजोन से सामान मंगाया, फ्लिपकार्ट से सामान मंगाया, ठीक है, सामान जब आया, राइट, चलो कोई सामान ले लेते हैं, राइट, चलो सामान जब आया, आप घर पे नहीं थे, पेमेंट हो चुकी थी पहले से एडवांस में, प्रीपेड, आप घर पे थे नहीं, फोन किया, हेलो भैया सामान आ गया आपका, कहाँ रखना है, ठीक है, ताला लग रहा है यार, अरे भैया मैं घर पे हूं नहीं यार, क्या करूं क्या करूं। अच्छा एक काम करो, सामने सामने घंटी बजाओ, है ना, चिंटू निकल के आएगा, चिंटू, चिंटू को, है ना, सामान दे दो, मैं शाम को ले लूंगा। अब सुनना ध्यान से, तुमने होशियार देखा है कि यार अगर चिंटू को मैंने बोल दिया है कि चिंटू को दे दे, ये दे ना दे पता थोड़ी लगता है, तुमने कहा बात करा देना एक बार चिंटू से। अब वो जो सेल्समैन है जो आया, डिलीवरी बॉय, उसने सामान दिया चिंटू को, चिंटू से आपकी बात करा दी, चिंटू बोल रहा आपका, हेलो हाँ भैया चिंटू बोल रहा हूँ, भाई वो सामान आया ना मेरा, ठीक है, वो भाई वो रख लेना, मैं शाम को ले लूंगा। चिंटू ने क्या शब्द बोले, हेलो हाँ भैया मैंने सामान ले लिया है, ठीक है ना, मैंने सामान ले लिया है इनसे और ये मुझे डिलीवर कर गया, शाम को लेना, कोई दिक्कत नहीं, मैं संभाल के रख लूंगा, कोई टेंशन वाली बात है नहीं, राइट। अब जैसे ही चिंटू ने ये बात बोली, जैसे ही चिंटू ने ये बात बोली, इसका मतलब कानूनी नजरों में, कानूनी तौर पर उस सामान की डिलीवरी आपको हो चुकी है। भले ही वो आपने ना ली हो, लेकिन आपके बिहाफ पे एक ऐसे बंदे ने ले ली जिसने इस बात को एक्नॉलेज क्या कर दिया, एक्नॉलेज कर दिया। तो जैसे ही उसने इस बात को एक्नॉलेज कर दिया तो इसे बोला गया डिलीवरी टू यू। लेकिन इसको नाम क्या दिया, इस प्यार को क्या नाम दें, इस प्यार को क्या नाम दें, जैसे इस प्यार को नाम दिया कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। नलायको यही बात लिखी है, कंस्ट्रक्टिव
डिलीवरी। सर मजा आ गया, कोई टेंशन वाली बात है नहीं, ऐसा होता ही है। तो डिलीवरी टू चिंटू इज डिलीवरी टू एक्चुअल बायर। तुम शाम को चिंटू घर पे पहुंचे, चिंटू भाई वो सामान, चिंटू अपना लग रहा है सिलाई में, भैया कपड़े सिल रहा हूं अपने, मजा आ रहा है, नई टेक्नोलॉजी की मशीन है ये, ठीक है। तो फिर आप ना अमेजोन से लड़ सकते, ना आप उसके एक्चुअल सेलर से लड़ सकते, ना डिलीवरी बॉय से लड़ सकते कि भाई ये क्या हो गया मेरे साथ, तो सामान कोई और इस्तेमाल कर रहा है। नहीं, रिस्क जो है उस सामान का वो फिर आप कहोगे, क्योंकि वो सामान आपकी ओनरशिप में आ गया और आपको डिलीवर भी कर दिया गया, ठीक है ना। तो ये लिखिए बात। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, डिलीवरी इज सेड टू बी कंस्ट्रक्टिव वेयर अ पर्सन कौन है यहाँ पे, चिंटू, हु इज इन पोजेशन, जिसके पास उस गुड्स का पोजेशन है, यानी कि फिजिकल फॉर्म में वो गुड उसके यहाँ रखे हैं। एक्नॉलेज, सबसे खतरनाक बात, डेंजर बनाएंगे, डेंजर, सबसे खतरनाक बात, एक्नॉलेज कर दी यानी हामी भर दी कि हाँ भैया गुड्स मेरे पास है। एक्नॉलेज होल्डिंग द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ बायर, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। एग्जाम्पल देखो, है ना, कुछ कुछ होता है की तरह है, मंजली तुम नहीं समझोगे, कुछ कुछ होता है वैसे ही है। A sold 10 TV sets to B for 4 लाख। टीवी सेट कहां पड़े हैं, C के यहां पड़े हैं, ठीक है। B को बेचे गए हैं पर सामान C क्या पड़ा है। A ने कहा C को कि भाई सामान डिलीवर कर दे B को। सुनना खतरनाक बात, C ने पता क्या बोला, C ने एक्नॉलेज किया B को कि भाई ही इज होल्डिंग द गुड्स। C ने कहा B को, भाई मैंने सामान होल्ड कर रखा है तुम्हारे बिहाफ पर, ठीक है। होल्ड, सी होल्डिंग द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ बी, दिस इज टर्म्ड एज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी टू बी। यानी उसने एक्नॉलेज कर दिया ना कि मैं आपके बिहाफ पर सामान लेके बैठा हूं, मुझसे आके ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो हम ये मानेंगे ए ने कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कर दी है बी को, राइट। सेम चिंटू वाला एग्जांपल। सर मजा आ गया, मजा आ गया ना। तो चलिए, राइट, आज का सत्संग यहीं समाप्त करते हैं। मैं मिलूंगा अगले नए सत्संग में, ठीक है, इसके अगले टॉपिक के साथ। तब तक आपको पता ही है करना क्या है, बस अब जितने भी दिन बचे हैं पढ़ते रहना है, सीखते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, ताकि हमें एग्जाम में आ सके पूरे में से पूरे नंबर, सक्सेस की ऊंचाइयों तक पहुंच सके। तो मिलता हूं अगले लेक्चर में, तब तक आपको पता करना है, दुआओं में